सभी साथियों को मेरा पंखुड़ी पाठक का नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोविड से अपना बचाव कर रहे होंगे। ठंड भी बहुत बढ़ गई है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी सुरक्षा कर रहे होंगे और इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सभी लोग सावधानी बरतें क्योंकि लगातार कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं फ़ेसबुक लाइव आई हूँ और बहुत समय से सोच रही थी, बहुत समय से चाहती थी कि फ़ेसबुक पर लाइव आऊँ। पहले तो अक्सर आया करती थी, काफ़ी समय हो गया है फ़ेसबुक पर लाइव आए हुए। अ, जी सचिन जी, मैं भी सेफ़ हूँ, मैं भी प्रयास कर रही हूँ अपना ध्यान रखने का। तो काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला फ़ेसबुक पर लाइव आने का। पिछले लंबे समय में जो चुनाव प्रचार की व्यस्तता है, उसको लेकर समय नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मैं फ़ेसबुक पर आकर कुछ संवाद कर सकूँ। लेकिन क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, सभाएँ होती हैं, उन सब के चलते समय नहीं मिल पाया फ़ेसबुक लाइव का। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन की भी जो गाइडलाइंस आए हैं, उसमें सभी लोगों को बोला है सावधानी बरतने के लिए और इस समय 15 तारीख तक क्योंकि जनसभाओं पे और रैलियों पे, रोड शोज़ पे और बड़े कार्यक्रमों पे रोक लगा हुआ है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग करके अपने साथियों से जुड़ें और उनसे उन तक अपनी बात रखें। तो मेरा भी एक ये प्रयास है और आज इसकी शुरुआत मैंने करी है। ये जो एक सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ, नोएडा की बात पंखुड़ी पाठक के साथ, इसके ज़रिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है जो नोएडा विधानसभा है, इससे जो जुड़े मुद्दे हैं, उन पे मैं अपने सभी लोगों से ज़्यादा चर्चा कर सकूँ, लोगों के सवाल ले सकूँ, उनके जवाब दे सकूँ। और इसी क्रम में आज जो ये पहला हम लोगों ने इसमें प्रोग्राम रखा है, जो ये फ़ेसबुक लाइव सेशन रखा है, इसका टॉपिक है नो योर कैंडिडेट यानी जो व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ रहा है, उसको आप लोग जानें। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी हम संवाद शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक-दूसरे से पहचान हो और हालाँकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे जानते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार नए सिरे से अ, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पंखुड़ी पाठक है और मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूँ। नोएडा विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ और नोएडा में ही मैं रहती हूँ। मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में और उसके बाद मैंने लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करी है। अ, छात्र जीवन से ही मैं राजनीति से जुड़ी और लगभग अब मुझे 10 साल के करीब राजनीति में हो गए हैं। इस सफ़र में कई सारी चुनौतियाँ भी देखी और कई सारी सफलताएँ भी मिली। मेरा हमेशा से बस ये प्रयास रहता है कि सभी की आवाज़ मैं उठा सकूँ और ख़ासकर उन लोगों की जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कहीं न कहीं सक्षम नहीं हैं अपनी बात रखने में। उन लोगों की बात मैं कर सकूँ, उनकी बात मैं सरकार तक और जनता तक पहुँचा सकूँ। तो इसी के चलते राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और अ, बाकी तो सभी लोग जानते हैं जिन मुद्दों पर मैंने काम किया है। जभी भी पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे बच्चों के साथ, चाहे पुलिस की तरफ से हमने जो बर्बरताएँ देखी हैं, जो हमने कई फेक एनकाउंटर्स के मामले देखे, कई और किलिंग्स के हमने कस्टोडियल किलिंग्स के मामले देखे, तो लगातार उन सबको मैं उठाती आई हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी ये सब मुद्दे मैं उठाती रहूँ। फिलहाल नोएडा का विधानसभा चुनाव की मैं तैयारी कर रही हूँ और क्योंकि इसी क्षेत्र की मैं रहने वाली हूँ, तो यहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ। अ, कुछ सवाल मैंने जैसा कि अपने इस कार्यक्रम से पहले कहा था कि फ़ेसबुक लाइव आने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि लोग भी मुझसे सवाल पूछें और उसके लिए मैंने एक हैशटैग भी जारी किया था।
तो बहुत सारे सवाल मुझे अनेकों माध्यमों से मिले हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं और आज पहले कार्यक्रम में, पहले इस फेसबुक लाइव में तो मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। अ, कुछ सवाल उसमें से, ज्यादातर सवाल जो थे वो नोएडा के मुद्दों को लेकर थे, क्योंकि नोएडा के लोग काफी समय से देख रहे हैं जो हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको लेकर कई सारे लोगों के सवाल थे, मुद्दों को लेकर कि आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगी, विमेन एम्पावरमेंट पे लेकर सवाल थे, बेरोजगारी और युवाओं को लेकर सवाल थे। लेकिन ये जो सभी सवाल हैं, आने वाले जो हमारे सेशंस होंगे, जो हम लगातार जो अपना रेगुलर जो फेसबुक लाइव करेंगे उस पे उन सवालों का मैं जवाब दूंगी। लेकिन आज क्योंकि ये जो पहला भाग है इस कार्यक्रम का, ये नो योर कैंडिडेट का हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, तो इसमें जो इस मुद्दे से जुड़े सवाल थे उनमें से कुछ सवाल मैं लेने जा रही हूँ और इसमें कुछ सवाल मेरी टीम ने मुझे दिए हैं जो कि मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने और मैं प्रयास करूंगी इनका जवाब देने का। तो पहला सवाल ये इंस्टाग्राम के माध्यम से आया था कि आप एजुकेटेड होने के बाद आपने राजनीति को क्यों चुना? तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है, क्योंकि कई बार मुझे इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है और लोग ये लिखते हैं कि आप राजनीति में क्या कर रही हैं, राजनीति आपकी सही जगह नहीं है, इस तरह के। और आज से ही नहीं, सालों से मैं ये सब कमेंट्स लोगों के सुन रही हूँ और ये सवाल मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम अक्सर अक्सर ये बात कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तभी राजनीति सुधरेगी, तभी बदलाव आएगा। लेकिन जब कोई आता है तो हम उससे ये सवाल करते हैं कि आप राजनीति में क्यों हैं? तो इसका बड़ा सीधा साधा सा सवाल है कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में ज्यादा संख्या में आएंगे, तभी जो अपराध को लोग, और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहां तक मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं, तो मैं जब से बहुत छोटी थी, शायद जब मैं स्कूल में थी, तभी से मैं ये जानती थी कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है बचपन में हम सभी में ये जज्बा होता है। तो क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं, मेरे पूरे परिवार में कोई राजनीतिक फील्ड से नहीं है और मैं पहली हूँ अपने परिवार में जो राजनीति में आई हूँ। तो उस समय सब लोग मुझे कहते थे कि बचपन में तो देखो ऐसा जज्बा होता है, लेकिन आगे चल के आपकी सोच बदल जाएगी। तो उस समय मैं सोचती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में रहकर देश की सेवा करूं। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई और मैं छात्र राजनीति में आई, तब मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी भी होते हैं, जो हमारी सिविल सर्विसेज भी है, उसमें भी जो लोग हैं, अगर वो अच्छा काम भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से उनके हाथ बंधे होते हैं और जितना अच्छा वो काम करना चाहते हैं, राजनीतिक दबाव के चलते कहीं ना कहीं वो लोग वो काम नहीं कर पाते हैं। तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कोई तरीका है जिसमें सच में हम लोग जनता की सेवा कर सकते हैं, उनके असल मुद्दों को उठा सकते हैं, तो वो राजनीति है। और शुरू में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं बहुत कम थी राजनीति में, जहां भी जाती थी महिलाएं बहुत कम मिलती थी। ये तो बहुत आज के समय में बड़ी संख्या में हमें महिलाएं हर जगह देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इस तरह की तस्वीर नहीं थी। तो काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में मुझे ये बात समझ में आई कि अगर असल में बदलाव कहीं से आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से आ सकता है, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। इसीलिए जब भी मुझे कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलता है तो मैं उनसे ये जरूर कहती हूँ कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए, ताकि जो राजनीति के साथ ये टैग लग गया है कि ये मुश्किल काम है, या ये दबंग लोगों का काम है, या ये पैसे वाले लोगों का काम है, ये जो इमेज है, ये इमेज बदलनी चाहिए और आम लोगों को, अच्छे लोगों को, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए। दूसरा, दो सवाल है, इनको मैं मिला के जवाब देना चाहूंगी। एक है कि आपने चुनाव लड़ने के लिए नोएडा को क्यों चुना, और एक सवाल एक और है जो कि फेसबुक मैसेंजर पे आया था कि नोएडा तो पहले से ही डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पर आप क्या चेंज कर लेंगी? तो इन दोनों ही सवालों का मैं एक साथ जवाब देना चाहूंगी। पहले तो कि मैंने
नोएडा को क्यों चुना? नोएडा, वो नोएडा में मैं रहती हूँ, मेरा घर नोएडा में है और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अ, पिछले 2 सालों में खासकर मैंने ये महसूस करा एज़ अ रेज़िडेंट ऑफ नोएडा, यहाँ पे एक नोएडा के निवासी होने के नाते, कि जब इस शहर पे संकट आया, जब इस शहर पे परेशानी आई, खासकर कि कोविड काल में, तो यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि उस समय दिखाई नहीं दिया। जब लोगों को ज़रूरत थी, जब लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे थे, जब लोग बेबस थे, जब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से सहायता लें, किसके पास जाएँ। उस समय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, वो पूरी तरह से गायब थे, उनके फ़ोन नहीं लगते थे, वो लोगों के बीच में दिखाई नहीं देते थे। और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैं राजनीति में हूँ, तो सबसे बड़ा जो धर्म मेरा है, वो ये है कि जहाँ से मैं आती हूँ, उन लोगों की मैं आवाज़ बन सकूँ और उन लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कुछ कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने अपने शहर नोएडा को चुना, यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा जो सवाल है कि नोएडा पहले से डेवलप्ड है, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहर से अगर आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि शायद नोएडा बहुत ही विकसित शहर है। लेकिन जो लोग नोएडा में रहते हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि नोएडा में आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पे मूल सुविधाएँ भी नहीं हैं, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं, जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है, जहाँ आज पानी नहीं आता है साफ, जहाँ पे सीवर लाइन्स नहीं है। अगर हमारे आप गाँव देख लें या हमारी जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जो गाँव से जुड़ी हुई कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर समय से सफाई नहीं होती है, वहाँ पर सही तरह से सीवर लाइनें नहीं बिछी हैं, वहाँ पर बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा होती है। कई सारे क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने पैसे से खंभे और तारे डाले हैं, लेकिन सरकार उनको बिजली देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ आंदोलन किया, उनकी आवाज़ उठाई और जितना मैं उनके बीच में गई, उतना मुझे समझ में आया कि इनकी पीड़ा कितनी ज़्यादा है। ये सभी लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं, जो पूरे प्रदेश से और पूरे देश से आके नोएडा में बसे हुए हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, वो उनको इंसान भी मानने को तैयार नहीं है। उन्हें जो एक मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, जो एक बिजली, सड़क, पानी जो मिलना चाहिए, वो तक इन लोगों को नहीं मिलता है। ये तो उन क्षेत्रों की बात हुई जहाँ पर ये सब समस्याएँ हैं। जो हमारा ऐसा क्षेत्र है जिसको लोग समझते हैं कि ये बड़ा डेवलप्ड है, जहाँ पे आपको ऊँची-ऊँची इमारतें दिखती हैं, बड़े-बड़े शानदार आलीशान मकान दिखते हैं, उन क्षेत्रों में भी बहुत समस्याएँ हैं। ऐसा नहीं है कि नोएडा में सब खुशहाल है। जो हमारे फ्लैट बायर्स हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन की जमा पूँजी लगाकर नोएडा में अपना मकान खरीदा, अपना फ्लैट खरीदा, लेकिन उनको आज तक अपना फ्लैट नहीं मिला है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अगर फ्लैट मिला है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, इतना महँगा मेंटेनेंस देते हैं, उन लोगों को भी वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं जो जिसका जिसका वादा उनके बिल्डर ने किया था। लेकिन इन सभी समस्याओं के लिए लोगों के पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके पास वो जा सके। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमारे क्षेत्र का ही, हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है और हम लोग लगातार विपक्ष के तौर पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे हमारे फ्लैट बायर्स की लड़ाई हो, चाहे महँगाई के खिलाफ लड़ाई हो, बेरोज़गारी के खिलाफ लड़ाई हो, तो विपक्ष के तौर पे तो हम लोग ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ है, जो एक संवैधानिक पद पे आके किया जा सकता है और मैं ये मानती हूँ कि यहाँ के लोगों को, नोएडा के लोगों को, नोएडा के क्षेत्रवासियों को ज़रूरत है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति उनके साथ आए और उनकी बात प्रदेश की विधानसभा में और प्रदेश की सत्ता के सामने रखे। और इसीलिए मैंने नोएडा को चुना और नोएडा में बहुत स्कोप है चीज़ों के बेहतर होने का। आपने कहा नोएडा डेवलप्ड है, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नोएडा पूरे देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ये कैसा डेवलपमेंट है जहाँ पे हम लोग खुल के साँस भी नहीं ले सकते हैं। हर दिन हमें अपने बच्चों के लिए चिंता होती है कि आज इतना ज़्यादा प्रदूषण है, एक्यूआई इतना बढ़ा हुआ है और हमारे बच्चे ऐसी बुरी, ऐसी
जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं होता जहां पर हम खुल के भी सांस नहीं ले सकते। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता नोएडा में है। अ, एक और सवाल जो आया है वो ये है कि पॉलिटिक्स में आपका इंस्पिरेशन कौन है? अ, तो पॉलिटिक्स में खैर मेरे बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं, और जिस भी व्यक्ति ने बिल्कुल एक ज़मीनी स्तर से शुरुआत करी है, ऐसे बहुत सारे नेता हमारे पास हर प्रदेश में हैं, जिन्होंने ज़मीनी स्तर से शुरुआत करके अपने आप को एक मुकाम में पहुँचाया है, और ख़ासकर हर उस व्यक्ति ने जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिसने अपने समाज को आगे ले जाने की लड़ाई लड़ी है, वो सभी लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं। लेकिन अगर मैं एक राजनीतिक ओवरऑल एक राजनीतिक तौर पे कहूँ, मैंने जितना इंदिरा जी को पढ़ा, उतना ही ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर होती रही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस उन्होंने देखे, जो कि शायद आज के समय में भी कांग्रेस पार्टी देख रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूँ, तो 32 सालों से हम लोग सत्ता में नहीं हैं, और आज प्रियंका गांधी जी के माध्यम से एक वापस से कांग्रेस पार्टी एक उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत कर रही है। उसी तरह से कई मौके इंदिरा जी के भी राजनीतिक करियर में इस तरह के आए, जब इतने प्रतिष्ठित परिवार और पार्टी से होने के बावजूद उनके सामने ऐसी चुनौती आई जहां पर उन्होंने अपने आप को अकेला पाया, जब उनके ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन जनता का जो प्यार था, जनता का जो समर्थन था, उसको अपनी ताकत बना के, जनता की नब्ज को समझते हुए उन्होंने दोबारा एक नए स्तर से कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, और अपनी हर हार को उन्होंने जीत में बदला। अगर हम आज के समय की भी बात करें, आज के समय में भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीति में आना। लेकिन आप 70 और 80 के आप दशक की आप बात सोचिए, 60 के दशक की बात सोचिए। उस समय में भारत को विश्व स्तर पे एक मजबूती देना, और इंदिरा जी पे तो इंदिरा जी का विरोध करने वाले या उनको कम आंकने वाले तो कई बड़े-बड़े विश्व के बड़े नेता, अमेरिका के बड़े नेता ऐसे थे जिन्होंने उनका मजाक बनाया, उनका उपहास किया। लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत की जनता में, भारत भारत देश में कितनी ताकत है। जब उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, जब उन्होंने हमें फूड सिक्योरिटी में हमें सेल्फ रिलायंट बनाया, और बड़ी मजबूती से लाके भारत को पूरे वर्ल्ड स्टेज पे उन्होंने खड़ा किया, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंदिरा जी का रहा आज जहां पर हम हैं। और महिला होने के नाते जिसने भी उनको कम समझा, हर उस व्यक्ति को उन्होंने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से और जनता के साथ जो अपना जुड़ाव था उससे उन्होंने जवाब जवाब दिया और अपने आप को सही साबित किया। तो मेरे लिए आई थिंक बीइंग अ फीमेल इन पॉलिटिक्स, एक महिला होने के नाते बहुत बड़ी इंस्पिरेशन इंदिरा जी हैं। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं, और भी कई सारे सवाल थे जो अच्छे सवाल थे। एक मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपको पढ़ने का मौका मिलता है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आपने काफ़ी पढ़ाई करी है, क्या आप अभी भी पढ़ पाती हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ पिछले कुछ सालों में जब से, क्योंकि सामाजिक जीवन की कई सारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, अपने लिए समय नहीं मिलता है। तो मुझसे ये भी पूछा कि आपने हाल ही में कौन-सी किताब पढ़ी है? तो मैंने पिछले काफ़ी समय से कोई नई किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन रेगुलरली जैसा राजनीति में हम लोगों को रहता है, हम अपने राजनीति से ही जुड़ी कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कई सारी लेकिन ऐसी किताबें हैं जो मैं लगातार पढ़ती रहती हूँ और कई बार पढ़ चुकी हूँ, और जब भी समय मिलता है तो उनको मैं पढ़ती हूँ। अ, खासकर जिसमें कि रामचंद्र गुहा की किताबें हैं, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी। जभी भी समय मिलता है, बार-बार उस किताब की तरफ लौट आती हूँ। तो नया बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो कई और सवाल हैं नोएडा से ही जुड़े हुए, जो कि मैं अगले भाग में, इस कार्यक्रम का जो अगला भाग होगा, जो फ़ेसबुक लाइव हम लोग करेंगे कल और परसों और आने वाले समय में, उसमें मैं एक-एक करके प्रयास करूँगी कि आपके सभी मुद्दों का मैं जवाब दे सकूँ। और पंडित रविकांत शर्मा लिख रहे हैं कि
नोएडा की प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है और इस पर आप अपने विचार रखिए। मैं शर्मा जी से कहना चाहूंगी कि लगातार प्राइवेट स्कूलों का हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं और आपने अगर देखा होगा, मैंने भी जिस तरह प्रियंका जी ने प्रदेश स्तर पे अपनी प्रतिज्ञाएं जारी करी हैं, मैंने भी कुछ प्रतिज्ञाएं नोएडा के लिए करी हैं। उसमें से जो मेरी तीसरी प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा यही है कि जो स्कूलों की मनमानी है, प्राइवेट स्कूलों की, निजी स्कूलों की जो मनमानी है, उस पर मैं रोक लगाने का काम करूंगी। क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ, मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ और हर जगह हमने ये पाया कि यहाँ पे नोएडा में जो निजी स्कूल हैं, वो धड़ल्ले से अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि कोविड में जब लोगों की आमदनी कम हुई, लोगों का रोजगार चला गया और जितनी क्लासेस हैं वो लगातार ऑफलाइन होती रही, उसके बावजूद भी नोएडा के प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ाई, जबकि कई अन्य राज्यों में और दिल्ली में रोक लगी फीस बढ़ने पर। लेकिन नोएडा में इस तरह का कोई इंतजाम नहीं किया गया और मैंने लगातार इसमें जो पेरेंट्स की जो मांग है उसको उठाया है। मैंने डीएम को भी खत लिखा था इस बारे में कि आप नियंत्रण करिए। और यहाँ की जो पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ये भी मांग थी कि जो स्कूल्स हैं उनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि स्कूल्स का कितना खर्चा आता है और कितना वो पेरेंट्स से लेते हैं। तो उसका भी मुद्दा हमने उठाया था। हालांकि प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी जो ब्रांच दिल्ली में है, उनमें स्कूल फीस कम है और नोएडा वाली ब्रांच में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए और ये मेरी खुद की प्रतिज्ञा है कि इन सब स्कूल फीस की जहां तक बात है और स्कूल्स के ऑडिट की बात है, इन पे इनके बाय लॉज हैं जो कि फॉलो नहीं होते हैं। अ, जब भी मुझे मौका मिलेगा, बहुत बड़ा मुद्दा नोएडा में निजी स्कूलों का है, उनकी मनमानी का है और इस पे रोक लगाने का काम मैं करूंगी। कई सारे मुझे और आप लोगों के सवाल और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। और एक सवाल मुझे ये दिख रहा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में कैसे आए, सरकारी नौकरी लग जाती है और उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही सवाल आशीष जी ये किया है कि बड़ी सारी हमारे सामने ऐसी समस्याएं होती हैं कि अपनी आजीविका भी चलानी होती है, अपना घर भी चलाना होता है और नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है पढ़े लिखे लोगों के लिए राजनीति में आना, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी जॉब में रहकर भी कर सकते हैं। खासकर अपने से जुड़े लोगों के जो मुद्दे हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम उनको उठा सकते हैं। और जभी भी समय मिले, तभी जब भी ऐसी कोई हमारे सामने इस तरह का मौका मिले कि हमें राजनीति में अपनी एक बार जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाएँ, उसके बाद अगर समय मिले, तो राजनीति में आने का प्रयास करना चाहिए। हालाँकि मैं ये बात मानती हूँ और ये बात मैं जानती भी हूँ कि राजनीति बहुत बड़ा रिस्क है। आज भी, क्योंकि मैं भी, मैंने आपको बताया, गैर राजनीतिक परिवार से आती हूँ और कई बार हमारे भी परिवार के लोग कहते हैं कि राजनीति को छोड़ दो, अपने खुद के जीवन के बारे में सोचो। तो बहुत बड़ा रिस्क है और ये रिस्क लेकिन लेना पड़ता है अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है। और मैं आपसे कहूंगी आशीष जी कि अगर कभी आप राजनीति में आना चाहें, तो आपको पूरा सहयोग देने के लिए मैं और कांग्रेस पार्टी है और हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति से जुड़े। तो लगातार और भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर सवाल आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि मैंने नोएडा के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं जो निकाली है, उसमें जो अपनी प्रतिज्ञाओं में मेरी जो पहली प्रतिज्ञा थी, वो फ्लैट बायर्स को लेकर थी और उसमें मैंने यही कहा कि समयबद्ध रजिस्ट्री होनी चाहिए और जो बिल्डर बायर इश्यूज हैं उनका समाधान कराने का हम काम करेंगे। इसके लिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव हमारा एक प्लान है और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपकी मंशा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो रजिस्ट्री का मामला है, जो बिल्डर बायर इश्यूज हैं, इनका बड़ी आसानी से समाधान हो सकता है। बस आपकी नीयत होनी चाहिए और मौजूदा सरकारों की और मौजूदा जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उनकी नीयत नहीं थी। उनका जो बिल्डर लॉबी है उसके प्रेशर में चल के और जो एक भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है, उसके चलते यहाँ के लोगों के काम नहीं हुए। लेकिन अगर आप मुझे मौका देते हैं तो ये काम
जो आपके पेंडिंग हैं, इनको मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगी और मुझे विश्वास है कि ये काम होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे की हूँ और फिर से हम लोग जुड़ेंगे फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से जल्द ही, कल या आने वाले समय में। और जो भी फ़ेसबुक लाइव रहेंगे, उसकी सूचना मैं आप लोगों को देती रहूँगी और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा समय निकाल के जुड़िएगा और अपनी बात रखिएगा और मैं प्रयास करूँगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए।